हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। मैं बता दूं मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ केस स्टडी नंबर 2 ऑफ आईबीएस, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है, केस स्टडी सीरीज आईबीएस की इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, जो पेपर नंबर 6 है। आईसीएआई की न्यू पेपर है एज पर द न्यू सिलेबस में 2024 से जो एप्लीकेबल होने वाली है, उसकी मैं केस स्टडी सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए। ये केस स्टडी नंबर 2 है। केस स्टडी नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, केस स्टडी 8 की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। इनके साथ लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप देख लो। एंड अब तक आपने इनके सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि आपके पास आईबीएस के सारे सॉल्यूशंस इसी चैनल पे आने वाले हैं। ठीक है जी सर। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 2, एक बिना ज़्यादा टाइम को पास। ठीक है जी। केस स्टडी नंबर 2 में हमारे पास क्या है, चलिए जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टडी हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसके क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। देखिए, हर एक केस स्टडी के लिए एक एक नए नए वीडियोज ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि मे भी 10 मिनट लगे, मे भी 15 मिनट लगे। हर एक केस स्टडीज के लिए एक केस स्टडी एक वीडियो, ताकि आप भी कंप्लीट कर सके एट अ गो। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो होने के बाद में आपको भी मे भी आप भी कंप्लीट ना कर पाए ए वन गो में। ठीक है, तो इसलिए हर एक केस स्टडीज के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हैं सर जी। ठीक है सर। फ्रॉम दी, पहले क्वेश्चंस पढ़ना होता है, क्वेश्चंस पढ़ के आइडिया लेना होता है कि क्या क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, क्या केस स्टडी का मैटर क्या है इसमें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द केस स्टडी रिलेटिंग टू द फाइनेंस brought by the individuals from their own resources and whose belief in promoting the affordable education to all the country and also improving its standards is aligned with the mission of founder, which type of the finance फॉर स्टार्टअप इज बीइंग रेफर टू। ऊपर से तो कुछ समझ में आया नहीं, बट यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये स्टार्टअप के बारे में बातें गिवन है कि भैया स्टार्ट कौन सी स्टार्टअप की फाइनेंस की वे है, ये बातें गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में है वैसे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फाउंडर ऑफ द ग्रोफाइन बिलीव दैट some benefits are available to the startups considering the description provided in the case study which the following statement is in accordance with the provision of income tax law। तो ये टैक्स ऑन द स्टार्टअप के बारे में आपके पास ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टैक्स ऑन द स्टार्टअप, जिसका सेक्शन नंबर आपको याद होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 80 IAC है, जो रिडक्शंस चैप्टर नंबर 6 रिडक्शंस पे सेक्शन है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किसमें क्वेश्चंस पूछा गया। एज रिगार्ड्स डॉप्ट ऑफ द मिस्टर एक्स regarding withholding taxes in relation to ESOP is concerned which the following statement is most appropriate। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ESOP पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी टैक्सेशन एंड ESOP पे क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। The startup is planning merger with another startup engaged in similar activities, which of the following statement is in line with the provision of law regarding proposed merger and this for the startup। तो ये बेसिकली लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मर्जर एंड एक्विजिशंस का, सेक्शन नंबर 233 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी याद होगा। यहाँ ध्यान रखना, ये सेल्फ प्लेस्ड लॉ आपकी सेल्फ प्लेस्ड हो चुके हैं, सेल्फ प्लेस्ड से भी आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर वैल्यूइंग ए स्टार्टअप लाइक ग्रोफाइन। अच्छा, इनमें से कौन सी फैक्टर्स नहीं है। वैसे इसके लिए तो केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हमें पता चल जाएगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ फाउंडर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ फाउंडर, यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप एंड ट्रैक्स। तो ये बातें ये बने विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसीडर्ड फॉर वैल्यूइंग स्टार्टअप लाइक प्रोफाइन। अच्छा, वैल्यूएशंस के लिए कौन सी फैक्टर हम यूज नहीं करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे पॉइंट गिवन। ठीक है, एक बार केस स्टडी पढ़ लेते, केस स्टडी पढ़ने के बाद देख लेते वैसे इसका आंसर क्या होगा, वो भी केस स्टडी पढ़ने के बाद ही हम देखेंगे। ठीक है सर, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते, उसके बाद जाते हैं एक साथ ही आंसर सबको कंप्लीट कर लेंगे। Grofine has issued equity shares to individuals facing value ₹10 per share at a price of ₹50 per share। ठीक है, what are the income tax implications for the same for Grofine? What is the tax? Such tax commonly and popularly known as under which circumstances Grofine claim exemption from such tax। ठीक है, इतना पता चल रहा है कि टैक्सेशन स्टार्टअप पे क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार केस स्टडी पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इसको भी हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट, स्टार्टअप Grofine is also planning to approach the other investors to fund this business requirement, which specific points shall be considered while carrying out due diligence of such startup picking up an equity interest by prospective investor। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि इन केस इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर के पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट वो करे ना करे, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस ये पॉइंट्स आप लेके जाओ। तो ये ऑडिट पे क्वेश्चंस पूछा गया। तो इस केस स्टडी पे पता चल रहा है हमें जो है पूरा क्वेश्चन एसएफएम पे है, एसएफएम एएफएम अब जो हो चुका है,
प्लस ऑडिट पे क्वेश्चन आपको पूछा गया एंड प्लस सेल्फलेस मॉडल लॉ से क्वेश्चन पूछा गया और सबका का सारा क्वेश्चन आपसे आपके पास रिलेटेड है स्टार्टअप से एंड स्टॉक के क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी पढ़ लेते हैं, केस स्टडी पढ़ के फिर आंसर्स देख लेंगे सारा का सारा। ठीक है, एन आर्टिकल सिंगिंग Pians for India's space tech startups appeared in the New York Times recently. The article underlined that India has become home to many such startups. Okay. It pointed out the space technology is fulfilling smaller scale and commercial purposes like helping farmers in timely insurance for the crops. Space technology is also helping commercial fishing fleets in tracking their catch by sending images back to the earth. Okay. Satellites are bringing phone signals to countries' remotest corners and helping in operations of the solar farms far away from the India's majestic. It's also one of the India's most sought after sector for the venture capital investors. तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, ये इतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है केस स्टडीज की। आगे बढ़ लेते हैं। Startups are mushrooming in different sectors of India's economy as varied as education, health, agriculture, fintech, clean energy, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड इवेंट ड्रोन्स। ओके, किन किन सेक्टर में स्टार्टअप आ चुके हैं उसके बारे में आपको बताया गया। इकोनॉमिक सर्वे एक हुआ था 2023 में, highlights that capitalizing on the digital infrastructure support, India has also emerged as one of the world's most favorite destinations for the startup ecosystem. ओके, स्टार्टअप की क्या रहने वाली है इंडिया में आगे की बातें ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ठीक है, स्टार्टअप आर बीइंग एविशंस as the spine of new India. In fact, India is home to world third large startup ecosystems. इंडिया कैसे फेवरेबल है स्टार्टअप के लिए हुआ था यहाँ पे बताया गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ग्रोफाइन इज एन एडटेक स्टार्टअप। ओके, आप ग्रोफाइन के बारे में बताया गया, एज अ प्राइवेट कंपनी इन अप्रैल 2023. Founders of the startup believe that some benefits available to the startups under income tax law. Okay, however they are unaware. उनको पता नहीं इनकम टैक्स पे क्या benefits है उनके लिए। About nitty-gritty of the same as they are from the engineering and management backgrounds. The company had launched its products in 2023-24 and had a turnover of 20 crores. Okay, it is recognized by DPIIT. Okay, Department of Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of the Commerce and the Industry, and holds a certificate of eligible business and is recognized by the technology-driven startup by competent authority. Okay, कोई नहीं, ग्रोफाइन के बारे में एक बैकग्राउंड बताया गया कि कैसी कंपनी है, क्या टर्नओवर वो क्रिएट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोफाइन has issued shares to certain investors who are familiar with the founders of these tech startups during their 2023-24. देखो, familiar with the founders, पहला पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है, एक तो ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि हुआ फैमिली विद द फाउंडर्स, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टीज के बारे में बताया गया। ठीक है सर, इसको लिंक करेंगे बाद में एमसीक्यू के साथ। They believe in business idea founders of the company and have decided to invest money out of their own resources. These investors are wedded to idea providing quality affordable education to all and promoting the standards of education in the country. In this way, the ideological belief stands aligned with the mission of the founders of the startups. ठीक है, the startup Glofan has issued equity shares having face value of ₹10 per share to these individuals at ₹50 per share. अच्छा, प्रीमियम पे इन्होंने शेयर इश्यू किया ₹40 के प्रीमियम में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इश्यूज, फेयर मार्केट वैल्यू जो 11 पर शेयर ही है। कुछ याद आ रहा होगा आपको सेक्शन नंबर 56 टू 7B के बारे में, 56 टू 7B, जहाँ पे बताया गया क्लोजली हेल्ड कंपनी इन केस अपनी शेयर्स इश्यू कर देती है रिलेटेड पार्टीज को एट प्रीमियम, तो जो कि फेयर वैल्यू से एक्सीड कर रही है, तो जितनी वैल्यू से एक्सीड कर रही है वो फेयर वैल्यू से, जैसे यहाँ पे पॉइंट 11 रुपीज पे इन्होंने फेयर वैल्यू चल रहा है बट 50 पे इश्यू किया है, तो 50 माइनस 11 आपके पास 50 माइनस 11 जो होता है 39 होता है। 39 रुपीज की जो शेयर वैल्यू है इनकी एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, इन पे क्या होगा, ये कंपनी हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा इन दी अदर सोर्सेस, इनकम अंडर द अदर सोर्स पे। ठीक है सर, ये तो हमें याद है, अच्छी बात है। देख लेते हैं आगे। द एग्जिस्टिंग पेड ऑफ कैपिटल 1.5 करोड़, द कंपनी हैज नॉट इश्यूड शेयर्स एट प्रीमियम एट एनी टाइम इन द पास्ट। अच्छा, इन्होंने शेयर्स प्रीमियम में इश्यू नहीं किया बट अभी तो इश्यू कर दिया ना भाई। इसके लिए क्या इनकम टैक्स की है कंक्लूजन, ये हम देख लेंगे आगे क्वेश्चंस में। How it has already launched its products and has entered the segment, the market has a considerable potential for the company's business to grow. Okay, potentials के बारे में बताया गया। Startups not only need finance but they also require favorable and the conducive ecosystems to grow. It includes not only hand holding at the time of the germination of business idea but also policy measures having a legislation back.
In India, relaxation and the benefits have been provided to startup under various laws under Income Tax Act and the Companies Act 2013. कोई नहीं, इसकी जो सेक्शंस है हमारे पास सेक्शंस उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट करने की बातें किए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। Grow find its talented and skilled employees for its business. However, the company is not in the position to pay high cash salaries to attract the retained employee. अल्टीमेटली स्टार्टअप ज़्यादातर करते क्या है, यही करते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो वो स्टॉक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्टॉक देते हैं अपनी एम्प्लॉइज को एंड एम्प्लॉय को रखा करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स प्रोवाइड अ चांस टू एम्प्लॉय टू बिकम द शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी एंड आल्सो बेनिफिटेड बाय इट्स फ्यूचर ग्रोथ। द कंपनी प्लान टू ड्राफ्ट एन ESOP scheme containing the matters to grant of option, vesting period and manner of determining exercise price amongst other. The company is approaching many talented persons for assuming various senior roles in its organizational setup. One such senior person, Mr. X, has shown interest in joining his company. However, he is skeptical regarding the income tax implications pertaining to ESOP. तो ESOP पे क्वेश्चन आया था ना नीचे हमारे पास MCQ पे, वही यहाँ पे पूछा गया है। उसके लिए बैकग्राउंड है। He has adopted that it may lead to withholding of the tax by startup impacting his immediate in hand salary। अच्छा सॉरी, ये याद आ गया हमें, TDS पे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं TDS के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया। जब भी शेयर इश्यू किया जाता है ESOP का, तभी हमें TDS डिडक्ट करने होते हैं। बट स्टार्टअप के लिए एक यहाँ पे बेनिफिट गिवन है, वो बेनिफिट हम डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है सर। Profile is planning to merge another startup engaged in similar line of activity to increase size, revenue, and scalability. However, founders of the company are clueless regarding modalities of the same under relevant laws. Okay. Valuations of the startup is often required for bringing its investment. The valuation of startup is depend upon its future growth prospect. Okay. It's also quite likely that a business idea has never been tested before. It will only lies in the realms of the future, and the problem with the startup valuation is totally new or non-comparable business product and strategies. Okay, the startup also depend upon many rounds of funding. Profile may also approach another set of investment for the rounds of funding. ठीक है, ये केस स्टडी है, केस स्टडी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस जो हमने भी पढ़े थे उसको देख लेते हैं एक एक करके फिर से। ये तो हमें पता चल गया, इसमें फाइनेंसिंग ऑफ द स्टार्टअप बीइंग रिफर्ड टू, कौन सी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इन्होंने यहाँ पे बताया गया के स्टडी में बताया गया कि फाइनेंस ब्रॉट बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर ओन सोर्स, वो अपने सोर्स से पैसे लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड हुज पार्ट and whose belief in promoting the affordable education to all in the country and also improves the standard is aligned with the mission of the founders. Which type of financing for a startup is being referred to? तो बताइए ये क्या है, खुद की सोर्स से पैसे लेके आ रहे हैं, तो ये फंडिंग बाय एंजल इन्वेस्टर्स है ना। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग जब हम डेटर्स या रिसीवेबल्स को किसी को सेल कर देते हैं एंड वो उस पर रिकवरी करने का काम करते हैं, ये फैक्टरिंग हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग तो दो वेंचर्स आपस में मिल के फाइनेंसिंग करने का काम करते हैं, वो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हो गया। बूटस्ट्रैपिंग, ये खुद की सोर्स से, बूटस्ट्रैपिंग जो है पर्सनल फाइनेंस से लेके पैसे लेके जो आते हैं एंड देन इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, उसको ओनर्स के एक्सपेंसेस पे, उसको हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। वेंचर कैपिटल तो जहाँ पे पुल किया जाता है मनी, ठीक है, ये हो गया। एंड एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे लेके आ रहे हैं, ऑन देयर ओन सोर्स से पैसे लेके आ रहे हैं और ये एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट फैक्टरिंग भी एक मेथड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग होता है, ये तो हमने कवर कर लिया। ठीक है सर, इस पे आंसर पे क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है आयुष, ये देख लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर टिपिकली यूजेस देयर ओन मनी, ठीक है, ऑफन दे आर अमंग द एंटरप्रेन्योर्स फैमिलीज एंड द फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट ओनर्स नहीं है। दे जनरली इन्वेस्ट इन दिस मनी स्टार्टअप्स आर अटैच्ड टू द आइडिया ऑफ द बिजनेस फ्लोटेड बाय द स्टार्टअप। हाउएवर, venture capitalists take care of the pooled money from other investors and place them in a strategically managed fund. ठीक है, bootstrapping is an attempt to build the company from personal finances, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, and factoring method of bootstrapping, इसलिए angel investors इसका आंसर सही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। The founders of the group believe that some benefits are available to the startup, considering the descriptions provided in the case study, with the following statements according to the provisions of the income tax law। तो क्या लगता है आपको कौन सी प्रोविजंस है? पहले तो सेक्शन नंबर 80 IC के बारे में हम समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 80 IC है क्या? 80 IC में कहा गया यहाँ पे कि आप जो इनकेस आप एलिजिबल स्टार्टअप हो तो आपको जो है 3 कंसेक्यूटिव 10 साल में, फर्स्ट 10 ईयर्स में आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की जितनी भी आपकी इनकम होंगी वो 100% एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उस पर कोई डिडक्शंस, कोई भी आपकी इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, ये बेसिक पॉइंट है। अब इस पे एलिजिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, आपको रजिस्ट्रेशंस लेने होते हैं। अब वो रजिस्ट्रेशंस कहाँ पे लेना होता है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो देख लेते डायरेक्टली। इंटर मिनिस्ट्रल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन एक है, इंटर मिनिस्ट्रल बोर्ड एक, CBDT है, एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे CBDT का क्वेश्चन है। तो CBDT से तो नहीं है ये,
आपके पास में है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेशंस आपको लेने होते हैं स्टार्टअप को एलिजिबल होने के लिए टू टेक रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ठीक है। ये दो ऑप्शंस तो आपके गलत हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड बी में क्या बताया गया। कंपनी इज एलिजिबल टू द रिडक्शन ऑफ 75%। 75% तो है नहीं, आपको पता है 100% है 100% प्रॉफिट for any 3 consecutive assessment year out of 10 years beginning from the year from in which the startup is incorporated. Further, certificate of eligible business is in this regard is provided by the interministerial board for certifications. तो ये आपके पास आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 2 के। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशंस ये आपको याद आ जाता तो इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एज रिगार्ड्स द डॉब्स of mistakes regarding withholding tax in relation to ESOP concerned with which of the following statement is most appropriate। तो आपको पता है सेक्शन नंबर 192C पे इस पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है एंड ESOP पे जनरल रूल ये है कि जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर करोगे तभी ही इश्यू ऑफ ESOP करोगे तभी ही आपको टीडीएस डिडक्ट करने होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टार्टअप ये जो है आपके पास बेनिफिट प्रोवाइडेड है। बेनिफिट ये प्रोवाइडेड है कि आपको इश्यू करते समय नहीं, क्योंकि तभी आपके पास फंड्स की इश्यू होती है, इस वजह से ये स्टार्टअप के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है कि आप इश्यू करते समय नहीं, जब आप इसको वेस्ट करोगे जनरली 48 मंथ्स दैट इज 4 ईयर्स 4 ईयर्स की पीरियड यहाँ पे गिवन है। जब आप इसकी वेस्टिंग होगी या फिर वो बंदा इनके छोड़ के चला जाता है, 3-4 वहाँ पे टाइम लिमिट्स है, 3 टाइम लिमिट्स है विच इज अर्लीस्ट करके हम लेते हैं, तब जाके इनकी टैक्सेबिलिटी बनती है, तब जाके टीडीएस डिडक्ट करना होता है। टीडीएस एटलीस्ट अभी एट टाइम द इश्यूएंस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं इसमें क्या ऑप्शंस गिवन है। इनकम टैक्स वुड बी विथहेल्ड एट द रेट्स इन फोर्स व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड एंड शेयर्स आर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स। हाँ ओके, शेयर्स आर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स ने को बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ लेते हैं, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या आंसर बनेगा। द कंपनी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप holding the certificate of eligible business income tax would not be withheld when option is exercised as allotted as such transfer exempted नहीं, exempted तो नहीं है, ये तो गलत ही है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी एलिजिबल स्टार्टअप होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस हाउ सच स्टार्टअप इज अलाउड टू डिफर। यही पॉइंट का हमारे पास डिफरमेंट अलाउड हो जाता है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है, सी नंबर का आंसर सबसे अप्रोप्रिएट, ए अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर डी में क्या बोला गया, इनकम टैक्स वुड बी विथहोल्ड व्हेन ऑप्शन इज ग्रांटेड। नहीं, ग्रांटेड के केस में नहीं, क्योंकि एलिजिबल स्टार्टअप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर्स में क्या एलाबोरेशंस गिवन है। अंडर सेक्शन 192C पर्सन बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप रेफर टू इन सेक्शन नंबर 80IC रिस्पांसिबल फॉर पेइंग एन इनकम टू द एक्सक्लूसिव इनकम ऑफ विच in the nature specified under clause number 6 of subsection 2 of section number 17 and previously relevant to the shall deduct or pay if the case may be taxed on the such sum within 14 days after the expiry of 48 months, जो मैंने बताया था आपको 4 years। ठीक है, from the date of sale of such specified security in case उसने सेल कर देता है तो SSC ceasing to be the employee which is earliest in तीनों में से कोई earliest होता है उस पे on the basis of the rates स्वेट इक्विटी से, तो डिफरमेंट अलाउड हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास आंसर है, दो आंसर सही है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे क्या है, स्टार्टअप इज प्लानिंग मर्जर विद अनदर स्टार्टअप एंगेज्ड विद सिमिलर एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ दिस स्टार्टअप्स। ठीक है, ये तो मैंने बताई थी आपको हिंट, मर्जर एंड क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 23 के, सेक्शन नंबर 233 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 पे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। इट रिक्वायर्स filing a proposed scheme with NCLT and final order in respect of merger is made by NCLT after providing a detailed procedure। आपको ये पता है NCLT से तो नहीं होता ये। It involves notice of the proposed scheme to the registrar and official liquidity and approval of the scheme by both companies after approval of the same by the creditors। The scheme is approved by the registrar of companies। ये कहीं कहीं ठीक सा लग रहा है पॉइंट। बाकी भी पॉइंट्स हम ऑप्शंस देख के चलेंगे पहले। It involves giving notice a proposed scheme to the registrar and the official liquidity and approval of the scheme by both the companies. After approval of the same by the creditors, the scheme is filed with the regional director, the registrar and the official liquidator. The scheme is finally registered by the regional director। ये जहाँ तक सही लग रहा है। और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जिसको नहीं करती है, रजिस्टर करती है रीजनल डायरेक्टर। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे ऑप्शन सही है। इट रिक्वायर्स फाइलिंग इज मेड बाय एनसीएलटी, एनसीएलटी तो ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो आंसर है
आंसर नंबर सी है इसका आंसर। देख लेते हैं इसके इलैबोरेशंस क्या गिवन है। इन केस द मर्जर बिटवीन द स्मॉल कंपनी स्टार्टअप फास्ट ट्रैक प्रोसीजर फॉर द मर्जर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 233 इट डजंट रिक्वायर फाइलिंग द एप्लीकेशंस विद एनसीएलटी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो तो आपके दो पॉइंट्स तो ऐसे कर जाएंगे, 50-50 चांसेस आपके पास आ जाएंगे। नोट्स आर गिवन टू द रजिस्ट्रार, पहले रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाता है, फिर ऑफिशियल लिक्विडिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिए जाते हैं। जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं बाय रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडिटी, ऑब्जेक्शंस इन केस रेज किए गए नहीं किए गए तो डायरेक्टली स्कीम जो है फाइनली रजिस्टर बाय द रीजनल डायरेक्टर हो जाता है। ये तीन चीज आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडिटी एंड रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे प्ले करती है रोल, एनसीएलटी प्ले नहीं करता रोल, एज वेल एज आपके पास रजिस्टर ऑफ द कंपनीज भी यहाँ पे प्ले नहीं करता। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हिच द फॉलोइंग इज द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर वैल्यूइंग द स्टार्टअप लाइक ग्रोथ। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडर्स, यूनिकनेस द प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय द स्टार्टअप एंड ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास में स्टार्टअप जो है अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आपके पास ए है। इन वैल्यूएशन स्टार्टअप ग्रोथ फाइन, दिस नो हिस्टोरिकल डाटा नहीं है हमारे पास में। Of which future positions can be drawn, valuation of the startup entirely based on its future growth potential. The assessment of the future growth are dependent upon the competence and driving persons running the business. ठीक है, इस वजह से जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट था आपके पास फाउंडर से रिलेटेड वो सही। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। ग्रोफाइन has issued equity shares to individuals facing face value rupees 10 per share at a price of 50% which of the income tax implications. What is such tax commonly and popularly known as? ठीक है, इसको क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके पास जो है यहाँ पे पॉइंट ये कि सेक्शन नंबर 56 to 7B जो मैंने तभी थोड़ा सा हिंट दिया था उसी के बारे में। सेक्शन नंबर 56 to 7B में जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है जहाँ पे पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यदि वो कंसिडरेशन रिसीव करती है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स से जो कि इश्यू किया गया इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू टू रिलेटेड पार्टी, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, जो भी एक्सेस वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे एग्जेम्पशंस गिवन है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस दो है, एक है वेंचर कैपिटल को, नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्टार्टअप को। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, स्टार्टअप को भी एग्जेम्पशंस गिवन है। स्टार्टअप्स की एग्जेम्पशंस डिपेंड करती है कुछ कंडीशंस पे। कंडीशंस ये है कि वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय डीपीआईटी, डीपीआईटी आपके पास यहाँ पे केस स्टडी में आपने पढ़ा होगा, ये जो है रिकॉग्नाइज बाय डीपीआईटी ही था। हमारे पास जो ग्रोफाइन स्टार्टअप है, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे था। ग्रोफाइन स्टार्टअप जो है आपके पास में रिकॉग्नाइज बाय डीपीआईटी था, हमने ये पढ़ा था, इस पे गिवन था क्वेश्चंस पे। यहाँ देखो, इट इज रिकॉग्नाइज बाय डीपीआईटी। ठीक है, एक कंडीशंस यहाँ पे ऑलरेडी मीट हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है प्लस जो भी प्रीमियम है उसमें एंड प्रपोज शेयर कैपिटल, तीनों को कंसिडर करके वो जो है एक्सीड नहीं होने चाहिए 25 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इनकी आपके पास में पेड अप शेयर कैपिटल हमने देखा था 20 करोड़ रुपीस था। इन्होंने नेगेटिव लिस्ट ऑफ द एसेट्स है, उस लिस्ट पे इनको जो है इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए, तभी जाके स्टार्टअप पे ये एग्जेम्पशंस एलिजिबल हो जाती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ज्यादा नहीं करना, लिखना आपको यही है कि वेयर अ कंपनी इन विच पब्लिक सेक्शन 56 to 7B के बारे में ही लिखना है। From any person any considerations for this website that access the face value of aggregate consideration received for such share shall be considered as income from the other sources। इसको हम एंजल टैक्स कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज दिस पॉपुलरली नोन एज, उसको हम एंजल टैक्स कहते हैं। टैक्स इज कॉमनली एंड पॉपुलरली नोन एज एंजल टैक्स। ये एप्लीकेबल नहीं होगा for the issuance of the share received by venture capital and company or class of the person may be notified by central government in this way up, and इन्होंने notifications दिया हुआ है 24 मई 2023 को। ध्यान रखना ये भी आपके पास एक अमेंडमेंट ही है, अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। आपने केस स्टडी 1 भी देखा होगा, केस स्टडी 1 पे भी उन्होंने अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा था सेक्शन नंबर 50 का। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ये जो है क्या बताया इन्होंने कि अप्लाई नहीं करेगा concessions by a company for issue that accesses the face value of the such state concessions has been received from any person by a company which fulfills the following conditions in specified in para number 4 और नोटिफिकेशन नंबर ये। एंड ठीक है, आपके पास जो कंडीशंस है, एक तो कंडीशन है रिकॉग्नाइज बाय डीपीआईटी, हमारी ये स्टार्टअप रिकॉग्नाइज बाय डीपीआईटी है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम आफ्टर कंसीडरिंग इश्यू और प्रपोज्ड शेयर। तो पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, प्रीमियम हो गया एंड प्रपोज्ड पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, does not exceed 25 करोड़। एंड इन्होंने नेगेटिव लिस्ट ऑफ द एसेट्स है, इस पे इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। बिल्डिंग लैंड अपोर्टेंट देयर टू लैंड अ बिल्डिंग not being a residential house and loan advance other than the loan advance extending the ordinary course of the business। बाकी डेट सारी लिस्ट है इसमें, GS तक ला लिस्ट है।
आपके पास वैसे याद करने की जरूरत नहीं, आपके पास बुक्स ऑफ कोर्स होंगे, तो बुक्स से आप इसकी नोटिंग डायरेक्टली कर सकते हो। Further provided startup should not invest any of the assets for the first 7 years from the end of the last financial investment for CSI premium, ठीक है। Startup fulfilling above conditions has to file a form with DIPP which is provided by CBDT by fulfilling above condition taken advantage of the above. Startup can claim exemptions from paying the angel tax, ठीक है। इनको टैक्स इम्प्लीकेशंस पूछा गया था, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होगा, तो इन पे इन्होंने यदि इन्वेस्ट नहीं किया तो इनको ये एग्जाम्पशंस मिल जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे आपको सेक्शन 56 टू 7B के बारे में पूरी लिख के आने, और इस पे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास बुक्स होगा, बुक से आप लिख पाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं, जो कि ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड था। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जब ये स्टार्टअप फाइनेंस पे इन्वेस्ट करने हैं तो क्या ड्यू डिलिजेंस की पॉइंट्स हो सकती हैं हमें जो डिटरमिन करनी होंगी। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या होंगे, आप खुद ही सोचो। एक तो बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर, क्योंकि स्टार्टअप फाइनेंस से पास्ट कोई भी हिस्ट्री नहीं है, पास्ट कोई भी हिस्ट्री नहीं, इनकेस इंडस्ट्री में ऐसे कोई स्टार्टअप ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुके हैं तो उनके बारे में आपको समझना होगा कि उनकी क्या रोल्स रह चुकी है, उनकी बेंचमार्क लेके आप इसकी ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी ग्रोथ इनकी मे बी 1 और 2 मंथ में हो रखी है और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको पहले बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स देखने पड़ेंगे, फ्यूचर ग्रोथ एंड द स्केल एंड द नंबर्स। फ्यूचर ग्रोथ की स्केल क्या है इनका, फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है, फ्यूचर ग्रोथ की स्केल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ की नंबर्स आपको देखने होंगे। जैसे अपने फर्स्ट एंड सेकंड पैरा जो यहाँ पे बताया गया था केस स्टडी पे, यहाँ बताया गया था इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे स्टार्टअप, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बन चुका है। तो फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर स्किल्स तो अच्छे खासे यहाँ पे पड़े हुए, ये फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ से आपको आइडिया लग जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद जो हमें पॉइंट देखने हैं दैट इज बिजनेस मॉडल एंड वर्क। इनके बिजनेस मॉडल समझने हैं, क्या बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल क्या काम करती है, इनकी रेवेन्यू कैसे अर्न होने वाली है, इनके एक्सपेंसेस कहाँ पे होने वाले हैं, मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, ये समझने हैं। कंपटीटर्स इनके इसको मार्केट में ये समझना है, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर आपको समझना है। तो ड्यू डिलिजेंस वाले पॉइंट है, ऑडिट वाले पॉइंट है, ऑडिट वाले पॉइंट पे आपको लगभग यही सब पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर शैल कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस बिफोर पिकिंग अप द एंटिटीज, पिकिंग अप इक्विटी इंटरेस्ट इन स्टार्टअप। Background of the promoters and credentials will be looked into. First point हमारा आ गया, it is necessary to verify startup claiming regarding future growth and the numbers. Okay, future growth and the numbers के बारे में समझना है उसका। The prospective investors should be convinced about the business model the startup, third point आ गया हमारा, and type the services provided. The startup should be differentiated to meet specific customer needs to solve a unique customer problem, ठीक है। ultimately startup की role यही होनी चाहिए। Besides, startups should show potential to scale up in near future in accordance with a suitable business plan. उनके पास business plan ultimately future growth के बारे में ही बताया, future scale के बारे में बताया गया। Prospective investor would also look for the market size and likely obtainable market share and macroeconomic drivers of the market, ठीक है। ये हमने देख लिया, हमारे पास 5th 6th पॉइंट पे था ये। The extent of the competitions in the market in the segment also needs to be looked. Nonetheless, investor would also be looking for exit avenue. एग्जिट एवेन्यू है नहीं है इन स्टार्टअप्स के पास में, ये भी देखने पड़ेंगे। इन्वेस्टर वुड आल्सो बी टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट वेदर स्टार्टअप इज शोकेसिंग अ पोटेंशियल फ्यूचर एक्वायर अलायंस पार्टनर्स, इट इज अ वैल्यूएबल पैरामीटर फॉर द इन्वेस्टर। सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ द फंडिंग एंड एक्विजिशंस आर एग्जांपल्स ऑफ द एग्जिट ऑप्शंस, ठीक है। अल्टीमेटली बाद में जाके क्या एक्विजिशंस करने वाली है, क्या इसकी फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, ये पॉइंट देखने हैं। ये बेसिकली है ड्यू डिलिजेंस, लगभग आपके पास ऑडिट की तरह ही होता है। इसमें थोड़ा बहुत हमें जो है फाइनेंशियल एनालिसिस एक्स्ट्रा करने होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिटरमिन करनी होती है, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, उसके बारे में हमें बताने होते हैं। तो ये थे आपके पास केस स्टडी नंबर 2 जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आपके पास में आपके केस स्टडी नंबर 8, केस स्टडी नंबर 1 ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ इसी चैनल पे, आप उसको भी देख लो इनके आपने अब तक कंप्लीट नहीं किया है। और ऐसे ही कंप्रहेंसिव केस स्टडीज होने वाली हैं, जिसमें आपने केस स्टडी नंबर 1 पे देखा था, वहाँ पे ज़्यादातर लॉ एंड एएफएम एसएफएम के बारे में ही पूछा गया था। इसमें भी एसएफएम एएफएम एंड टैक्सेशन के बारे में पूछे गए थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है मैं क्या करने वाला हूँ, आपके पास बाकी केस स्टडी की सीरीज भी आने वाली है इसी वीडियो पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, और एक समरी भी आने वाली है लास्ट में, जब हम सारे केस स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, वो भी समरी ऑन प्रिपरेशन है, वो भी आपके पास में मैं शेयर करने वाला हूँ। जब भी ये आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फाइल्स इनके आपको चाहिए तो वो फाइल भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।